लखनऊ वालों को मुंशी नवल किशोर के बारे में नहीं पता तो पेपर मिल कॉलोनी और ये प्रेस तो बहुत दूर की बात है। जाहिर है लिखा गया है, मैं ये नहीं कहूंगा, किताबें और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन वो बिखरी हुई हैं, तो इस पे एक बड़ा काम करने की जो है वो वाकई जरूरत है। जो सबसे अच्छा स्लोगन आया था अमीन सयानी के रेडियो सिलोन के शो, छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। तो अब आप ये देखिए कि लखनऊ का रिश्ता जाके ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ रहा है। जब भी लखनऊ का जिक्र आता है तो सबसे पहले जो है वो दस्तरखान की बात आती है। अब आप किसी शादी में जाए और वहाँ शीरमाल कबाब आपको ना मिले तो आप कहेंगे अम्मा उन्होंने तो शीरमाल कबाब ही नहीं खिलाया। कुरान शरीफ जो पहली बार हिंदुस्तान में छपा है वो मुंशी नवल किशोर प्रेस में छपा है। फिरदौस हुस्न इश्क है दामान लखनऊ, आंखों में बस रहे हैं गजलान लखनऊ। मुतरिब भी है शराब भी, अब्रे बहार भी, शिराज बन गया है शबिस्तान लखनऊ। क्या बात, क्या बात। अब उसके बाद सुबह है और सुबह नौ मजाज, हम पर है खत्म शाम गरीबान लखनऊ। वाह वाह, क्या बात। मजाज भी ऐसे शख्स हैं जिनका नाम जो है लखनऊ के साथ जुड़ा है, तो जब भी लखनऊ का जिक्र आएगा तो जाहिर है मजाज का जिक्र जरूर आएगा। और यहाँ पे बात शुरू करने से पहले एक चीज हम अपने सुनने वालों को ये जरूर बता दें कि आज जो हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि लखनऊ क्यों खास है। और जाहिर है ये बहुत बड़ी कहानी है, ये कुछ वक्त में नहीं करी जा सकती है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ ऐसे पहलू जो हैं जिनसे लखनऊ को हम वाबस्ता करते हैं उस पर बात करेंगे, और बाकी आइंदा फिर जो है वो डिटेल में तफसील में बातचीत जो है वो होती रहेगी। तो ये पूरी सीरीज का जो मकसद है वो मकसद यही है कि लखनऊ को उजागर करना, इस तरह के पहलू को, और उसके बाद फिर और भी मुख्तलिफ चीज़ें जो है हम उस पर भी धीरे धीरे बात करते रहेंगे। तो सऊद भाई, जो लखनऊ में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखती है, किसी को भी दिखती है, वो लखनऊ का दस्तरखान है। जब भी लखनऊ का जिक्र आता है तो सबसे पहले जो है वो दस्तरखान की बात आती है, और उसमें भी सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो टुंडे कबाब का आता है। तो इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालिए, क्योंकि आपका तो अपना एक चैनल भी है साउथ किचन करके, तो आपका क्या कहना है, लखनऊ का दस्तरखान क्यों खास है? देखिए आतिफ मियां, एक चीज आपको ये गौर करनी है कि लखनऊ का दस्तरखान इसलिए खास है क्योंकि लखनऊ में जो भी खाने लखनऊ पहुंचाए गए और लखनऊ में आए, उनको जो है वो इतना सुपरलेटिव डिग्रीज पे रिफाइन कर दिया गया कि वो जो थे वो खाने एक अपनी, जिसे कहते हैं ना, चरम सीमा पे पहुंच गए। अब मसलन आपने वो सुना होगा, एक बहुत जमाना पहले एक मिसाल है कि साहब वो एक नवाब साहब थे जिनके दांत नहीं थे, तो उनको कबाब खाने होते थे और वो कहते थे कि भाई कबाब ऐसे होने चाहिए जो मुंह में घुल जाएं। जी सुना। तो नवाब साहब ने जो है इसकी फरमाइश की और लोग उसमें लग गए थे, जुड़ गए थे, और फिर उसमें टुंडे कबाब सरे फेरिस्त निकल के आए, क्योंकि उन्होंने उस तरह की रेसिपी तैयार की कि जिससे कबाब जो थे वो बिल्कुल मुंह में घुल जाते थे। अब आप देखिए, काकोरी, मलियाबाद और लखनऊ के बीच में एक छोटा सा कस्बा कह लीजिए या गांव कह लीजिए, काकोरी के पास एक नवाब साहब जो थे उनका गांव था और उनका बाग था। अब उन्होंने गोरों की दावत की थी। अब उस दावत में क्या हुआ कि साहब उन्होंने उनको कबाब खिलाए। अब वो सीख के कबाब खिलाए और वो कबाब थोड़े चुई थे, मतलब उनको जो है थोड़ा चबाना पड़ा। तो किसी गोरे साहब ने कंप्लेन कर दी नवाब साहब से कि साहब ये तो कबाब जो है वो मुनासिब नहीं है, ये तो चुई है। नवाब साहब बिगड़ गए, सारे रकाबदार बुलाए गए, पूरी उनकी एंटोराज बुलाई गई। उन्होंने कहा भाई कबाब ऐसे होने चाहिए कि जो बिल्कुल मुंह में घुल जाए और बिल्कुल ही सॉफ्ट होने चाहिए। तो आतिफ मियां, एक चीज का गौर करिएगा आप कि इस इंसिडेंट के दौरान आमों का सीजन चल रहा था, तो काकोरी कबाब की एक बहुत, मैं आपको एक सीक्रेट चीज बता रहा हूं जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, और आई एम श्योर कि यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नो अबाउट इट, बट देयर आर होल लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो अबाउट इट। काकोरी कबाब के मैरिनेशन में कच्ची कैरी का इस्तेमाल होता था। कैरी का इस्तेमाल होता है? जी, कच्ची कैरी का इस्तेमाल होता था। उस कीमे में कच्ची कैरी डाली जाती थी। अब कच्ची कैरी का मैरिनेशन करके, मैंने भी, आपको पता है मेरा चैनल है, मैं उस पर फूड
काकोरी स्टाइल कबाब्स वगैरह मैंने भी पकाए हैं। और मैं जब वो कबाब पका रहा था, काकोरी स्टाइल कबाब, तो मैंने उसमें कच्ची कैरी यहाँ दुबई में ढूंढ के खास करके मैं लेके आया और मैंने उसको मैरिनेशन में उसमें यूज किया, और साहब उसका मजा तो दोबाला हो गया था। मतलब बेहतरीन। होता क्या था कि जब आप अपने घर में मसलन दावत करते थे, और उस जमाने में जिस दौर की हम लोग बातें कर रहे हैं, उस दौर में पर्सनलाइज्ड दावतें, पर्सनलाइज्ड महफिलें बहुत हुआ करती थी। नवाबों ने अपने घरों पे महफिलें सजा रखते थे, दावतें करते थे, तो वो पर्सनलाइज्ड टच होता था। तो उसमें दे मेड श्योर दैट दे हैव ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल, और वो हर सीजन के हिसाब से दावत करते थे कि मसलन बारिश आ गई तो बिरही की दावत हो गई, जाड़े आ गए तो नहारी की दावत हो गई, हल्का सा गर्म मौसम आया तो कबाबों की दावत हो गई। तो अब कबाबों के साथ एक एड ऑन शीरमाल होता था। अब शीर आपको पता है फारसी में आतिफ मियां, शीर जो है दूध को कहते हैं। दूध को कहते हैं, जी जी। तो अब शीरमाल जो है वो एक कबाबों के साथ जुड़ी चीज है। आप किसी भी वलीमे में चले जाएं, किसी शादी में चले जाएं, हर आदमी शीरमाल और कबाब की तरफ जोर देता है जी। अब भाई क्यों देता है? इसलिए देता है क्योंकि वो शीरमाल और कबाब ही एक स्टेपल डाइट है, और वो एक एस्टैब्लिश्ड डिश है जो हर दस्तरखान पे होगी। अब आप किसी शादी में जाए और वहां शीरमाल कबाब आपको ना मिले तो आप कहेंगे अम्मा उन्होंने तो शीरमाल कबाब ही नहीं खिलाया यार, ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल। अच्छा, लखनऊ में सऊद भाई एक गुफ्तगू और भी रहती है, गुफ्तगू क्या बल्कि मैं कहूँगा ये बहस है कि यहाँ बिरयानी है या पुलाव है। तो इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं, और इस पे थोड़ी रोशनी डालिए कि लखनऊ में क्या चीज है और उन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, बहुत ही बुनियादी फर्क जो बिरयानी और पुलाव में, वो क्या है? देखिए भाई आतिफ मियां, बिरयानी और पुलाव मतलब इनको अगर आप फारसी में कहें तो ये बिरिया और पिलाव कहलाता था। अच्छा, पिलाव जो है वो घोड़े के गोश्त का पकता था। घोड़े के गोश्त का? जी। अच्छा। एंड इट इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री कि घोड़े के गोश्त का पिलाव पकता था। अच्छा, एंड पिलाव में ड्राई फ्रूट्स पड़ते थे और गोश्त और चावल एक साथ पकाए जाते थे। बिरयानी एक अलग कॉन्सेप्ट से पकती थी, और रादर पकती है। मतलब आप इदरीस की बिरयानी और टुंडे के वहां बिरयानी खा लें, कहीं भी आप बिरयानी खा लें, बिरयानी जो है वो एक अलग, पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें लेयरिंग होती थी, चावल अलग गलाए गए, गोश्त अलग गलाया गया, उसके बाद एक परत चावल की लगाई गई, उस पे एक परत गोश्त की लगाई गई, फिर एक परत चावल की लगाई गई, फिर उसके ऊपर एक परत गोश्त की लगाई गई। ठीक है। और तो उसमें लखनऊ में क्या है, बिरयानी है या पुलाव है? भाई लखनऊ में तो इस बिरयानी जो है वो कमर्शलाइज्ड है। पुलाव घरों में पकता था। पुलाव ये होता था कि भाई हमें याद है वालिद साहब कहते थे भाई आज पुलाव पका दो, तो पुलाव पक जाता था, उसमें किशमिश और बादाम और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हो जाता था। मगर जब वालिद साहब को बिरयानी खानी होती थी तो बिरयानी फिर वो परतों में, लेयर्स में अगर नहीं पक्की है तो उनको भी मजा नहीं आता था। तो वो आपको याद है वो एक जब शादियों में बिरयानी निकालने के लिए बड़ी सी डेग होती थी, उस डेग के अंदर जो है वो प्लेट डाल के प्लेट से नीचे से निकाली जाती थी कि नीचे तक के जाए हाथ। अब भाई नीचे हाथ क्यों जाए? क्योंकि एक परत ऊपर चावल की है, फिर उसके बाद नीचे परत गोश्त की है। तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूं कि बिरिया जो है वो भी एक फारसी का लफ्ज है। भाई आतिफ मियां, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उर्दू और लखनऊ किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं, इसके ऊपर जरा कुछ आप तबसरा करें। जी देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि लखनऊ की पहचान जो है वो उर्दू से है, और उर्दू की पहचान जो है वो लखनऊ से है। जो लखनऊ वाला बाशिंदा है वो कहीं भी जाता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग उसके अंदाज से, तलफ़्फ़ुज़ से, लहजे से पहचान जाते हैं कि वो लखनऊ का है। और इसकी वजह मैं बताऊं क्या है। देखिए, जो उर्दू है वो हिंदुस्तान की जबान है,
यहीं से इसकी शुरुआत हुई और वो भी नॉर्थ इंडिया से हुई। और स्क्रिप्ट जैसा कि पर्शियन और अरबिक है, सबको पता है, लेकिन इसमें जो वोकेबलरी है वो बहुत सी जबानों के इसमें अल्फाज हैं। अच्छा, अब खास क्या होती है कि जैसे देखिए लखनऊ के बहुत सारे सेंटर्स हैं, बड़े सेंटर्स की अगर हम बात करें, जिसमें लखनऊ है, दिल्ली है, आपका हैदराबाद है, भोपाल है, लाहौर है, अलीगढ़ है, तमाम ऐसे शहर हैं। लेकिन अगर आप बुनियादी तौर पे देखिए तो जो उर्दू शायरी की अगर मैं बात करूं या जो इस तरह का काम हुआ है, तो उसमें दो दबिस्तान कहे जाते हैं, एक लखनऊ और एक दिल्ली। तो अब सवाल ये आता है कि लखनऊ और दिल्ली में फर्क क्या है। तो देखिए जो बुनियादी फर्क है, वो बुनियादी फर्क ये है कि जो लखनऊ की जबान है वो बहुत ही, जिसका लहजा है वो बहुत ही शीरी जबान है, सॉफ्ट है, जैसे कि हम उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं जो फेमिनिन होती है। तो और जो दिल्ली की जबान है वो रफ है, अक्खड़पन है, क्योंकि वेस्ट यूपी आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है, बाकी डिटेल्स तो बहुत है, हम कभी इस पर तफसील से बात करेंगे। तो अगर आप दिल्ली के आज भी देखें, क्योंकि दिल्ली में पंजाब का इन्फ्लुएंस है, वेस्ट यूपी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन लखनऊ में इस तरह का इन्फ्लुएंस आपको नहीं मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लखनऊ में अगर आप दो चीजें देखें, अगर आप शायरी की बात करिए या नस्र की बात करिए, तो अगर मैं नस्र से शुरू करता हूं तो लखनऊ में बहुत ऐसे काम हुए, मैं एक आध एग्जाम्पल्स लेता हूं कि जैसे नॉवेल है, तो उर्दू में एक बहुत मशहूर नॉवेल है उमराव जान अदा, जिसमें की फिल्म भी बनी, मुजफ्फर अली साहब ने बनाई, बिल्कुल बाद में भी बिल्कुल बनी एक जिसमें ऐश्वर्या राय थी, और कई फिल्में बनी, पाकिस्तान में भी बनी। लेकिन वो फिल्म जो थी मुजफ्फर अली साहब की, बहुत बड़ा कारनामा था। और उसकी एक वजह ये भी थी कि वो नॉवेल जो थी, जो मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखी थी, वो उसी पे बेस्ड थी। तो आज उस नॉवेल को करीब 100 साल हो चुके हैं, लेकिन वो नॉवेल आज भी उर्दू की सबसे अव्वल और सबसे बेहतरीन नॉवेल मानी जाती है। और जी। वो लखनऊ में लिखी गई, चौक का पूरा पस मंजर था उसके पीछे। तो ये इस तरह का एक मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब हम शायरी में जब आते हैं तो शायरी में देखिए अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। जैसे मान लिया अगर गजल की बात की जाए, तो जो खुदाए सुखन है मीर, वो लखनऊ में, शुरू में दिल्ली थे, बाद में लखनऊ आ गए थे। अगर आप कसीदे की बात करिए तो कसीदे के जो बादशाह हैं सौदा, वो लखनऊ में। अगर आप बात करिए मसनवी की, दयाशंकर नसीम, वो लखनऊ में। अगर आप बात करिए, बहुत ही खास बात है, मरसिये की बात करिए, क्योंकि ये जो आर्ट थी ये लखनऊ से आई और यहीं से पूरी दुनिया में फैली। इससे पहले भी कुछ होता था काम, लेकिन वो उस तरह से नहीं था। तो ये मीर अनीस और मिर्जा दबीर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीजें लखनऊ ने बहुत उसको फरोग दिया। उसके बाद तमाम अखबार, रिसाले, नॉवेल, किताबें, सारी चीजें जो हैं, तो एक तो ये काम है। और दूसरी चीज जो बात है सबसे अहम, वो तलफ़ुज़ और लहजे की बात है। तो एक बहुत मशहूर दाग दहलवी का शेर है कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं हाँ, खेल ए दाग वाह यारों वाह, से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो जी जाहिर है वो जी। सदियों लग जाते हैं उन चीजों को बनने में। तो यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से कोई चीज हो गई, उसमें नवाबों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने हर चीज को अपने उरूज पे पहुंचा दिया। तो जिसमें कि अभी आपने जैसे खाने पीने की बात की, तो वही उर्दू के हवाले से भी है। ये है बुनियादी लखनऊ का कंट्रीब्यूशन। भाई आतिफ मियां, अब मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं लखनऊ के मुख्तलिफ शौक और कल्चर्स पे। देखिए, मुझे जहां तक याद आता है कि लखनऊ में शिकार जो था वो एक टाइम पास नहीं था, वो एक पूरा पूरा शौक था। और मैं आपको दो किस्से यहां पे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें जो है जल्दी से इस गुफ्तगू को खत्म करना है, तो मैं आपको दो किस्से बताता हूं साहब। एक किस्सा है कि एक नवाब साहब हुआ करते थे जो एक सफेद चादर पर बैठे हुए जानवर का शिकार करते थे। तो वो अपने हाली मुहाली अपने दोस्तों यारों के साथ शतरंज खेलने अपने बाग में जाते थे, और वहां वो अपने 50 कदम दूर पे एक सफेद चादर बिछवा देते थे, ठीक है, और उसके बाद वो शतरंज खेल रहे होते थे। अब साहब उसी के बीच में वो पूछते थे भाई कि तुमको किस जानवर का गोश्त खाना है। अब किसी ने फरमाइश कर दी कि साहब मुझे फलाने जानवर का गोश्त खाना है। बस उन्होंने ऐलान कर दिया कि साहब आज जो है इस जानवर का गोश्त पकेगा। साहब पूरे जंगल में वो जानवर ढूंढा जाता था, उसको हकाया जाता था, उसको बघाया जाता था, उसको
थकाया जाता था और कोशिश ये की जाती थी कि वो सफेद चादर पे हार के उस सफेद चादर पे आके बैठ जाए। और जब वो सफेद चादर पे बैठ जाता था तो नवाब साहब को बंदूक हाथ पे दे दी जाती थी कि सरकार जानवर हाजिर है, शिकार कर ले। अच्छा सऊद भाई, एक ये बताइएगा, ये जो आप सदरी पहने हुए जो मुझे दिख रही है, मुझे क्योंकि जूम में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, इस पे क्या लोगो बना है, कहाँ की सदरी है ये? भाई देखिए, ये सैयद अहमद हुसैन रिजवी, अहमद हुसैन लाल हुसैन तंबाकू, खान बहादुर सैयद अहमद हुसैन रिजवी का लोगो था। क्योंकि मैं उनके खानवादे से हूं और मैं उनका सबसे बड़ा परपोता पोता हूं तो मतलब मैं ये लोगो लगा सकता हूं। आई थिंक आई हैव द राइट टू यूज दैट एंड नोबडी इन द फैमिली हैज एनी प्रॉब्लम्स विद दैट, क्योंकि ये लोगो मैंने खास करके खुद बनवाया था। अब आपने जब अहमद हुसैन लाल हुसैन की बात कर दी है तो आतिफ मियां एक बात सुनिए, हम एक पूरा एपिसोड कर सकते हैं ऑन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लखनऊ और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिजनेसेस ऑफ लखनऊ, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उस पर एपिसोड कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं आतिफ मियां, हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, हमारे परदादा थे अहमद हुसैन साहब, उन्होंने एक अमीन सयानी रेडियो सिलोन से प्रोग्राम किया करते थे, ठीक है। वहां पे उन्होंने एक एड कैंपेन शुरू की कि साहब अहमद हुसैन लाल हुसैन पे अगर कोई हमारी तंबाकू पे सबसे अच्छा स्लोगन जो भेजेगा उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि साहब जो सबसे अच्छा स्लोगन आया था अमीन सयानी के रेडियो सिलोन के शो पे, वो ये था कि छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो आज भी लोग जब अकबरी गेट ढाल पे उतरते हैं, कारखाना बंद हो गया, चिमनी से धुआं अब नहीं उठता है, मगर आज भी जब लोग मौलाना की पान की दुकान पे जाते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि काली पत्ती डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ पे हैदरगंज तिराहे से जो रोड यहाँ तक जाती है ईदगाह तक, तो वो रोड पे दोनों तरफ वो पत्थर भी लगा हुआ है जी, वो रोड भी उनके नाम पे है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए अब इससे बात को थोड़ा सा और मुख्तलिफ करते हैं कि लखनऊ में दो तीन चीजें और बड़ी मशहूर हैं, जैसे कबूतरबाजी, पतंगबाजी। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि आप चौक के उस इलाके में रहे हैं, और तो आप इस पे कुछ थोड़ी रोशनी डालिए। अम्मा मियाँ, हमें तो ये याद है कि जब दिवाली आती थी, दिवाली के बाद जमघट आ जाता था, और जमघट में आपको भी याद है आप मेरे साथ जी छत पे पतंग लड़ा रहे होते थे। अच्छा, ये बड़ी खास बात है कि लखनऊ में जमघट पे पतंगे लड़ती हैं दिवाली पे, और इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी हाँ? ज्यादातर शहरों में ये मकर संक्रांति में पतंगबाजी होती है, लेकिन लखनऊ में जमघट में होती है। जी, और कम से कम 2-3 दिन चलती है, पूरा माहौल, पूरी फैमिली सब छतों पे रहते हैं। अरे भाई वही तो कह रहा हूँ, आपको याद नहीं है कि हम और आप छत पे जी होते बिल्कुल। थे, अम्मा नीचे से चिल्ला रही होती थी कि कब उतरोगे। हाँ, और वो जो मोहल्लों का लुत्फ होता था, अब अपार्टमेंट ने खत्म कर दिया इसको, तो वो भी जी जी, पतंगबाजी से ही इसमें रौनक आती थी। वो एक लुत्फ अलग था, जी, और वो लुत्फ अब खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है जी। मैं आपको आतिफ मियां एक चीज और बताऊं, एक जमाने में कबूतरबाजी लखनऊ का एक कल्चर था। अब कबूतरबाजी में क्या होता था कि एक आदमी अपनी 10-12 कबूतर की टुकड़ी उड़ाएगा, दूसरा अपने घर से अपनी टुकड़ी उड़ाएगा, ठीक है। वो टुकड़ी हवा में अमेलगमेट हो जाती थी। फिर उसमें कुछ कलाबाजी खाने वाले कबूतर होते थे, कुछ कबूतर होते थे जो स्पीड में उड़ते थे, कुछ कबूतर होते थे जो शो के लिए होते थे, मगर वो सारे कबूतर उड़ा दिए जाते थे। खैर बहरहाल 10 कबूतर मेरे, 10 कबूतर आपके, और वो सब हवा में उड़ा दिए गए। अब उसके बाद वो टुकड़ी लड़ाई जा रही, अब वो टुकड़ी लड़ रही। अब वो टुकड़ी लड़ने के बाद क्या हुआ कि आतिफ मियां आपके वहां 10 कबूतर थे, आपके 12 कबूतर उतर गए, मेरे 2 कबूतर आपके वहां उतर गए। तो आप तो जीत गए भाई, मेरे तो 8 वापस आए, आपके वहां 12 आ गए, 2 मेरे चले गए। अब मैं
जलेबी, कबाब, शीरमाल, खाना सब लेके आपके वहां पहुंचा, खड़ा हूं कि सरकार मेरे 2 कबूतर मुझे वापस कर दीजिए, वो आपके वहां उतर गए। तो ये आप ये देखें कि ये लखनऊ के जो शौक थे वो भी कोई ऐसे नहीं थे कि जो मतलब भाई किसी को क्या पता कि वो दूसरी तरफ किस मजहब का आदमी कबूतर उड़ा रहा है, मैं किस मजहब का हूं, मैं कबूतर उड़ा रहा हूं। तो लखनऊ वाज अमैलगमेशन ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एवरीथिंग। सही बात है। और यही अगर देखें लखनऊ की जो गंगा जमनी तहजीब है, ये भी एक खास चीज है जो लखनऊ इससे मंसूब है। और इसमें अगर आप देखें ये गंगा जमनी तहजीब जो है ये आपको हर चीज में मिलेगी, खाली ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल्स में तो मिलेगी। लखनऊ की अज़ादारी है, आपको उसमें भी मिलेगी। अज़ादारी से मुझे देखिए याद आया, भी मैंने उर्दू की बात करी, अज़ादारी में यहाँ शाम गरीबा होता है जो अशूरे में 10 मुहर्रम, जी उसमें एक बहुत मशहूर नोहा है घबराएगी ज़ैनब, तो वो जरूर पढ़ा जाता है और पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। लेकिन लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि उसके जो लिखने वाले हैं वो छन्नू लाल दिलगीर हैं। तो अब आप ये जी, तो अब लोगों को ये नहीं पता है कि वो छन्नू लाल दिलगीर साहब लिख रहे हैं। और मजे की बात ये, खूबसूरती ये है कि जो लोग उसको पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में है, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको लिखने वाला कौन है। वो ये देख रहे हैं कि उसमें कंटेंट क्या है, क्या चीज लिखी गई है। तो ये चीज आपको इसमें मिलेगी। अगर आप तमाम देखेंगे, जैसे लखनऊ में बड़ा मंगल है, बड़ा मंगल आप देखिए कि अलीगंज का जो मंदिर है, जो नवाब साहब की बेगम ने वहां उसको बनवाया, वहां से बड़ा मंगल की रिवायत शुरू हुई। बिल्कुल तो अब वो जो बड़ा मंगल है वो खाली लखनऊ में हो रहा है, दूसरे आपको किसी शहरों में नहीं मिलेगा। तो ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। तमाम ऐसी चीजें, जैसे मैंने कहा मंदिर है, आप अमीनाबाद में टेम्पो स्टैंड है, वहाँ एक मस्जिद है, पढ़ाइन की मस्जिद कहलाती है, वो एक हिंदू रानी ने बनवाई है। ऐसे तमाम लखनऊ में चीजें हैं और बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ये तो इसके ऊपर भी हम अलग से एक बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब जो है ये भी लखनऊ की खास है और ये आपको इमारतों में भी मिलेगी। जी आतिफ मियां, मैं आपसे तो ये कहूंगा कि जो हमारे ये एपिसोड्स अब आना शुरू होंगे, इनमें हमको लोगों को ये फील कराना है कि व्हाट इज द पल्स ऑफ लखनऊ। देखिए, बहुत लोगों ने शोज किए हैं लखनऊ के ऊपर, बहुत लोग लखनऊ पे बोले हैं, मगर हमको आपको अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने से जुड़ने वालों को ये दिखाना है कि आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको जो नब्ज है, लखनऊ की नब्ज, पल्स, हम आपको पल्स तक ले जाएंगे। क्योंकि ये पल्स तक ले जाने वाला बहुत कम लोग होते हैं जी। और क्योंकि आपने भी सारी अपनी बचपन से जवानी लखनऊ में गुजार दी, मैं अपनी बचपन से जवानी लखनऊ में गुजार के दुबई में मुकीम हुआ हूं, तो लखनऊ के बारे में जो मालूमात और जो रिसर्च आपने की है, मैंने की है, we can make our new generation, हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है। देखिए, आपने जैसे दुबई का जिक्र किया, क्योंकि दुबई मशहूर है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के लिए। तो अगर आप देखिए कि दुबई तो आज मशहूर है पिछले 20-25 साल से, लेकिन लखनऊ में ये रिवायत कम से कम 200-300 साल से। भाई आतिफ मियां, आप ये देखिए कि लखनऊ was the only place which was the amalgamation of culture। आसिफुद्दौला ने लखनऊ को उसके उरूज पे पहुंचाया। बिल्कुल। इमाम बाड़े, मस्जिदें, डिफरेंट प्लेसेस, पैलेसेस बनवा के। फिर उसके बाद एक फ्रेंच आए, फ्रेंच जिनका कोई लेना देना नहीं, फ्रांस का कोई लखनऊ से लेना देना नहीं, लॉर्ड क्लॉड मार्टिन आए। लॉर्ड क्लॉड मार्टिन ने अपना फ्रेंच आर्किटेक्चर लखनऊ को दिया, जिसमें लमार्टिनियर कॉलेज दिया है, which is one of the biggest institutions in लखनऊ। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने रेजिडेंसी, दिलकुशा, इस तरह की प्लेसेस दी। So you see, Lucknow has an amalgamation of cultures, religions, and everything all combined in one. And that is what I say, that if you are not a Lucknowite, you will not be able to assimilate, and you will not be able to
let's say, think about it, you will not be able to feel it. और इसमें एक चीज सऊद भाई और ऐड करें, इसमें एक चीज और ऐड करें। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे जो निशादगंज में सिमेट्री है, वहां पे एक मजार है वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन। तो वो कैनबरा के आर्किटेक्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबरा, उसके आर्किटेक्ट हैं। और उस वक्त वो लखनऊ में काम कर रहे थे, और लखनऊ में उन्होंने कई इमारतों के आर्किटेक्ट हैं, जिसमें कि टैगोर लाइब्रेरी भी जो है उसके भी हैं। तो अब आप ये देखिए कि लखनऊ का रिश्ता जाके ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ रहा है। आपने फ्रांस का जिक्र किया, ये भी किया। तो इस तरह से और तमाम मुल्क हैं जिनका कनेक्शन लखनऊ से। और लोगों को हैरत होगी जान के, मैंने जब वो वीडियो बनाए, मेरे पास कितने मैसेजेस और फोन्स आज भी आते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उनका लखनऊ से क्या कनेक्शन है, और उनकी मजार आज भी जो है निशादगंज सिमेट्री में है। और कितनी बड़ी बात है कि कैनबरा के आर्किटेक्ट भी हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें जो कि छुपी हुई हैं, तो लखनऊ पे उस तरह से कभी काम ही नहीं हुआ। तो इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। भाई आतिफ मियां, आप निशादगंज की बार बार जिक्र कर रहे हैं। अब मुझे देखिए, निशादगंज का जब आप नाम लेते हैं तो मुझे पेपर मिल कॉलोनी याद आती है, और पेपर मिल कॉलोनी जब मुझे याद आती है तो मुंशी नवल किशोर भी याद आते हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि आप पेपर मिल कॉलोनी की हकीकत जी और मुंशी नवल किशोर का कंट्रीब्यूशन जी टू द सोसाइटी, आप जरा इस पे तबसरा करें। हाँ, देखिए, मैं पेपर मिल कॉलोनी पे बाद में आता हूँ, क्योंकि वो एक आखिरी कड़ी है। तो शुरू में उनसे करता हूँ, मुंशी साहब से, कि वो लखनऊ के रहने वाले नहीं थे, और गदर के बाद 1858 में उन्होंने ये प्रेस शुरू करी। और ये प्रेस, अगर आप देखें, कि एशिया की बड़ी प्रेस में से एक थी, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रेस थी। और इससे करीब 4 डिकेड्स में, अगर उनका पूरा वो देखेंगे, तो 40 साल के उसमें वक्फे में करीब 5000 किताबें यहाँ से पब्लिश हुई, 5000। और जिसमें कि 10 जबानें हैं, और उन 10 जबानों में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी और तमाम ऐसी जबानें हैं, अंग्रेजी भी है। और हर एस्पेक्ट पे बात हुई है। जैसे कि अभी हमने उर्दू की बात करी, तमाम लोगों के दीवान और जितने उस वक्त के बड़े लोग थे, चाहे वो सर सैयद हों, गालिब हों, शायर हों, कुछ भी हों, वो सारी चीजें यहाँ पे छपी हैं। और सबसे खास बात ये है कि अभी हमने बात करी गंगा जमनी तहजीब पे, कुरान शरीफ जो पहली बार हिंदुस्तान में छपा है वो मुंशी नवल किशोर प्रेस में छपा है। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद ये चीज इंस्पायर करी बहुत से लोगों से। अपना उनका अखबार आता था, अवध अखबार के नाम से, इस तरह की चीजें हैं। और जो आपने पेपर मिल के बारे में पूछा, हुआ क्या, जब ये काम फैला तो उनको जाहिर है अपनी जो मशीनरी थी, प्रेस थी, पेपर की जरूरत थी, तो यहाँ पे पेपर की फैक्ट्री थी, तो उसी के नाम से पेपर मिल कॉलोनी मशहूर है। और वो गोमती के किनारे इन्हें जगह चाहिए थी, जाहिर है उस वक्त ये एरिया खाली था, तो इसलिए इसको चुना गया, और वो नाम तब से ही चल रहा है। और मेरे ख्याल से पेपर मिल कॉलोनी के रहने वालों को भी नहीं पता होगा पेपर मिल कॉलोनी से क्यों कहा जाता है। लखनऊ वालों को मुंशी नवल किशोर के बारे में नहीं पता, तो पेपर मिल कॉलोनी और ये प्रेस तो बहुत दूर की बात है। तो ये है, तो इस तरह के बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं। लेकिन वही है कि वो चीजें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रही हैं। जाहिर है लिखा गया है, मैं ये नहीं कहूंगा, किताबें और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन वो बिखरी हुई हैं। तो इस पे एक बड़ा काम करने की जो है वो वाकई जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हमें इंशाल्लाह ये एपिसोड्स टाइम टू टाइम निकालने हैं। आतिफ मियां, वी हैव टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर एंड वी हैव टू टेक आउट दिस एपिसोड्स कि लखनऊ क्यों खास है। भाई हमसे बात करो, हम बताएंगे तुम्हें लखनऊ क्यों खास है। हम अपने व्यूअर्स, अपने चाहने वाले, अपने से जुड़ने वालों को ये बताना चाहते हैं कि साहब हमसे जुड़िए, हम आपको जेन्युइनली बताएंगे लखनऊ क्यों खास है। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत लखनऊ पे बातें की हैं, एक बार हमारा अंदाज भी देख लें। और इसके साथ एक मैसेज और भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जुड़ना भी चाहेंगे। अगर उनके पास कुछ ऐसी मालूमात है, या अगर वो हमारे साथ कन्वर्सेशन में आना चाहते हैं, तो हमें मैसेजेस करें, कमेंट्स करें, और उससे वो जुड़ें। तो इंशाल्लाह आगे के एपिसोड में हम उनको भी अपने साथ लेंगे, और इस तरह की गुफ्तगू चलती रहेगी। तो आप कमेंट से जरूर हम लोगों को बताइए कि क्या चीजें आइंदा जो है आपको लगता है कि ये आगे के एपिसोड में होनी चाहिए। बिल्कुल, वी नीड टू नो कि इनको क्या हमारे चाहने वालों को, हमसे जुड़ने वालों को क्या सुनना है, क्या पसंद है। आप हमें टॉपिक बताइए, उस टॉपिक पे हम आपको रिसर्च करके और
हम दोनों भाई आपके सामने उस टॉपिक को पूरा उस पस मंजर में लेके आएंगे। बिल्कुल। और इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब वो जरूर करिए। फॉर्मेलिटी नहीं है कहना, क्योंकि तभी आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तभी आइंदा के एपिसोड्स भी जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आखिर में एक शेर मुझे भी याद आता है, शौक लखनवी साहब की एक नज्म है, उसी का एक शेर है कि महका हुआ है हमसे गुलिस्तान लखनऊ, महका हुआ है हमसे गुलिस्तान लखनऊ, है जान हमारी लखनऊ, हम जाने लखनऊ। वाह 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 वाह।